ये अफसाना है एक घने जंगल का। इस जंगल में कई किस्म के पेड़ और जंगली जानवर रहा करते थे। जंगल के बीच में तालाब था और इस हिस्से में अक्सर जंगली जानवर नजर आते थे। फुर्तीले हिरन, तेंदुए, शेर, हाथी, जंगल एकदम खुशहाल था। ये देखिए कैसे छोटा सा हिरन पेड़ की जड़ों के साथ खेल रहा है। भले ही उसके लिए ये बस एक खेल है, लेकिन उस पेड़ के लिए ये तकलीफ देह है। हिरन के जाते ही वो पेड़ जोर जोर से रोने लगा। अक्सर पेड़ों को जानवरों से काफी तकलीफ मिला करती थी। उस हिरन के बच्चे ने मेरी जड़ें कुरेद दी। बहन, ये देखो मेरा हश्र, परिंदों ने मुझे कितना गंदा कर दिया है। यहीं बैठते हैं और यहीं पर गंदगी करते हैं। हाँ, ये जानवर और परिंदे बहुत गंदे मखलूक होते हैं। मेरे अख्तियार में हो तो इन्हें अपने साये में बैठने भी ना दूं। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे जानवर और परिंदे हम पर बैठे ही नहीं। इन सभी पेड़ों की गुफ्तगू ज़ईफ बरगद का पेड़ सुन रहा था। मुझे नहीं लगता कि ये वाजिब होगा। हमारी जिंदगी और जानवर परिंदों की जिंदगी जुड़ी हुई हैं। हम उन्हें अपने साये से महरूम नहीं रख सकते हैं। बरगद भाईजान, आप हम सब में बड़े हैं, लेकिन आप ज़ईफ हैं और आपके ख्यालात भी ज़ईफ हो चुके हैं। ये जानवर परिंदे रोज हमारा नुकसान करते हैं और हम खामोशी से बर्दाश्त करते हैं। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? ये तो गलत बात है। हमें जानवरों और परिंदों को सबक सिखाना ही होगा और इसके लिए मेरे पास एक तरकीब है। शाल के पेड़ ने अपना मंसूबा सभी पेड़ों को सुनाया। सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई, सिवाय बरगद के पेड़ के। बरगद का पेड़ मुताफिक नहीं था। मुझे ये सब वाजिब नहीं लग रहा। हमें ये नहीं करना चाहिए। भाईजान, आप तो रहने ही दीजिए। आपको तो हर चीज में बुराई दिखती है। लेकिन इससे काफी अफरा तफरी हो जाएगी। ये गलत है। हम ये करके ही रहेंगे। आपको ये नहीं करना है तो आप ना कीजिए, लेकिन हमारे रास्ते का पत्थर भी ना बनिए। समझ गए आप? सभी पेड़ों ने बरगद के पेड़ की बात नहीं सुनी और वो अपने फैसले पर डटे रहे। कुछ देर बाद एक तेंदुआ शाल के पेड़ के साए में बैठ गया। शाल का पेड़ इसी ताक में था और फिर एकाएक शाल का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। उसके पत्ते गिरने लगे और एक शाख टूटकर तेंदुए के सिर पर गिरा और वो खौफ के मारे भाग गया। देखा मेरा कमाल? मजा आ गया। ये तो बहुत बढ़िया था। अब से हम ऐसा ही करेंगे। क्या इससे परिंदे भी भागेंगे? जब इतना बड़ा तेंदुआ खौफ से कांप सकता है तो परिंदे तो बहुत छोटी चीज है मेरे भाई। हाँ, बिल्कुल सही। कुछ देर बाद संतरे के पेड़ पर कुछ परिंदे आकर बैठे। शाल भैया, मुझे देखो। संतरे के पेड़ ने भी वही किया। वो जोर जोर से हिलने लगी। उसने अपनी शाखाएं हिलाई और सारे परिंदे फुर फुर उड़ गए। वाह वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। देखो सब कैसे भाग गए। बहुत खूब। ये सब गलत है। ऐसा मत करो। हम तो ऐसा ही करेंगे। आपको जानवर परिंदों को आसरा देना है तो आप दीजिए। एक बार फिर पेड़ों ने बरगद के पेड़ की बात नहीं सुनी। अगली बारी आम के पेड़ की थी। आम के पेड़ पर बंदर आ गया। आम ने अपनी शाखा से बंदर की पिटाई की। बेचारा बंदर खौफजदा होकर भाग गया।
आज पहली दफा मुझे खुशी मिल रही है। ये बंदर मेरे आम पकने से कबल ही तोड़कर खाने लगते थे। आज इसे सबक सिखाकर मजा आ गया। तो तय रहा, आज से हम किसी जानवर या परिंदे को हमारे साये में बैठने नहीं देंगे और ना ही उन्हें हमें नुकसान पहुंचाने देंगे। बिल्कुल सही। लेकिन अगर तुम लोग जानवर परिंदों को आसरा नहीं दोगे तो वो कहाँ जाएंगे? वो कहीं भी जाएं, उससे हमें क्या। हमें बस इतना इल्म है कि जानवर परिंदे हमें नुकसान पहुंचाते हैं, बस। बरगद के पेड़ ने एक और कोशिश की। इस मर्तबा भी उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। उस रोज से वो तीनों पेड़ जानवरों और परिंदों को खौफजदा कर भगाने लगे। आहिस्ते आहिस्ते जानवर परिंदे वहाँ कम आने लगे। अब वहाँ बिल्कुल सुकून था। कितना अच्छा लगता है ना, यहाँ बस हम हैं और कोई नहीं। कोई भी हमें परेशान नहीं कर सकता। इसी को तो खुशहाल जिंदगी कहते हैं। नहीं, ये खुशहाली नहीं है, ये वीराना है। जानवर परिंदे और हमें ऊपर वाले ने एक साथ जोड़ा है, क्योंकि हमारी जिंदगी जुड़ी हुई है। तुमने ये सब करके बड़ी परेशानी को दावत दी है। कौन सी परेशानी बड़े भाईजान? हमें तो कोई भी परेशानी नजर नहीं आ रही। लगता है परेशानी बड़े भाईजान के दिमाग में है। बरगद का पेड़ बेहद फिक्रमंद था। उसे इल्म था कि ये सब गलत है और कुछ बहुत बुरा जरूर होगा। खैर, कुछ रोज गुजर गए और एक रोज यहाँ 2 लकड़हारे आए। लकड़हारों को देखकर सभी पेड़ फिक्र में पड़ गए। ये यहाँ क्यों आए हैं? अब तक तो ये लोग कभी नहीं आए। ये सब तुम्हारी गलती है। तभी लकड़हारे आपस में गुफ्तगू करने लगे। मैं कब से इस जंगल के इस हिस्से में आना चाहता था, तो आए क्यों नहीं? क्योंकि अक्सर यहाँ जंगली जानवर आराम फरमाया करते थे। यहाँ तेंदुए, जंगली बंदर, जंगली हिरन, भालू और भी कई जंगली जानवर आसरा लेते थे। तो अब वो सब कहाँ हैं? क्या मालूम, कुछ हफ्तों से मुझे कोई भी जंगली जानवर नजर ही नहीं आया। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। यहाँ के मोटे मोटे दरख्त देख, इन्हें काट कर फरोख्त करूंगा तो कितना मुनाफा होगा। वो तो है, शायद हमें कई महीनों तक काम करने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, और सोचो, अगर ये सारे दरख्त काट लिए तो 1 माह के अंदर हम लोग लखपति बन जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। फिर देर किस बात की, कटाई शुरू करते हैं। लकड़हारों की बातें सुनकर सारे पेड़ डर गए और रोने लगे। आप सही कह रहे थे, ये सब हमारी गलती की वजह से हुआ। अगर वो जंगली जानवर यहाँ होते तो ये लकड़हारे यहाँ नहीं आते। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और इसकी सजा हमें जरूर मिलेगी। लकड़हारे शाल के पेड़ को काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी को तेज करने लगे। ये देखकर शाल का पेड़ घबरा गया। भले ही तुमसे गलती हुई है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन कैसे? जो करिश्मा तुमने दिखाया वही मैं दिखाऊंगा। इतना बोलकर बरगद का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। उसके पत्ते हवा में उड़ने लगे और उसकी शाखाएं यहाँ वहाँ घूमने लगी। बरगद ने अपनी शाखाओं से लकड़हारों पर हमला कर दिया। बरगद अपनी शाखाओं से लकड़हारों को पीटने लगा। ये सब क्या हो रहा है? हे भगवान, लगता है इस दरख्त में कोई भूत है। भागो, अपनी जान बचाओ। भूत भूत भूत, अरे भूत भूत। लकड़हारे भूत भूत चिल्लाते हुए गांव की जानिब भाग गए। यहाँ शाल का पेड़ बहुत शर्मिंदा था। हमने आपको इतना बुरा भला कहा, फिर भी आपने हमारी हिफाजत की। हमें माफ कर दीजिए। हम अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा हैं भाईजान। कोई बात नहीं, तुम सबको अपनी गलतियां समझ में आ गई, ये बहुत बड़ी बात है। अब किसी जानवर या परिंदे को भगाना मत। बिल्कुल नहीं।
लकड़हारों ने इंसान में ये बात फैला दी कि बरगद के पेड़ में भूत रहते हैं। लेकिन यहाँ जंगल में बरगद का पेड़ खुश था कि उसने अपने साथियों की हिफाजत की। एक बार फिर जानवर और परिंदे उन पेड़ों पर लौट आए। फिर कभी किसी लकड़हारे ने जंगल के इस हिस्से में आने की हिम्मत नहीं की। आखिर अंत भला तो सब भला। एक घने जंगल के पास एक गांव था सोनपुर। सोनपुर में महेश और उसकी बीवी जया रहा करते थे। अरे महेश, कब लौटा रहे हो मेरा कर्ज? जल्दी ही सेठ जी, जैसे ही पैसे इकट्ठे होते हैं तो सीधा आपके पास आऊंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। जी सेठ जी। महेश की बीवी को सेठ से बेहद परेशानी थी। अरे ए जी, अब और कितना ब्याज देंगे सेठ को? जितना कर्ज इससे लिया था उसका तो दुगना दे चुके हैं हम। मालूम नहीं, ये सब मेरी समझ से बाहर है। मुझे तो बस इतना इल्म है कि अगर हमें इस घर में रहना है तो हमें सेठ जी को पैसे देने ही होंगे। ठीक है। एक मर्तबा की बात है, महेश ने जंगल में एक बड़े दरख्त का सौदा किया। उससे काफी अच्छे पैसे मिले। जब वो घर लौटा, अभी जाकर ये पैसे सेठ जी को दे आता हूँ। अरे अरे, सारे पैसे उनको देने की क्या जरूरत है? आधे हम रख लेते हैं ना। लेकिन क्यों? क्यों क्या? मेरे बदन पर एक भी जेवर नहीं है। कम से कम इन पैसों से एक बाली खरीद लो। और अगर सेठ जी को इल्म हुआ तो वो नाराज होंगे। उन्हें कौन बताएगा? ठीक है, मैं बाली खरीद लाता हूँ। महेश ने एक सोने की बाली खरीद ली और बचे हुए पैसे लेकर वो सेठ के पास गया। अरे वाह वाह, आज तो तेरी कमाई अच्छी हुई है। हाँ सेठ जी। तू ऐसे ही ईमानदारी से पैसे लाकर देगा तो जल्द ही तेरा घर तेरा हो जाएगा। और कितने पैसे देने हैं सेठ जी? बस 20,000 और। ठीक है, उम्मीद है जल्दी ही दे दूंगा। महेश यहाँ से अपने घर गया। मेरी बाली लाए क्या? हाँ, ये लो। लेकिन मुझे लगता है मुझे सेठ जी को पैसे दे देने चाहिए थे। वो क्यों? बस 20,000 ही तो बचे हैं। ये बाली नहीं लाता तो 10,000 ही बचते। कोई बात नहीं, अगली बार कमाओगे तो दे देना। फिलहाल मैं ये बाली पहन रही हूँ। बाली पहनकर जया बेहद खुश थी। वो अपनी सोने की बाली दिखाने अपनी पड़ोसन के पास गई। अरे शीला, ये देख, मेरे शौहर मेरे लिए सोने की बाली लाए हैं। ये तो बहुत अच्छी है बाजी, है ना? जया ने गांव की हर औरत को अपनी बालियां दिखाई। और रात को जब जया सो रही थी तो एक चोर ने जया की बालियां चुराई और वहां से फरार हो गया। अगली सुबह, हे राम, मेरी बालियां! हे भगवान, मेरी बालियां चोरी हो गई। तुमने अपनी बालियां किसे दिखाई थी? किसी को नहीं, बस शीला को, विमला को, प्रभा को। पूरे गांव भर में तो मुनादी कर दी और बोलती हो कि किसी को नहीं दिखाई। तुम्हारा तो दिमाग ही घुटने में है। इससे तो बेहतर था कि मैं ये पैसे सेठ जी को दे देता। अहमक औरत। जया के दिल में कोई भी बात नहीं रहती। वो हर बात जाहिर कर देती थी। अगर उसके घर में कुछ अच्छा पकवान भी बने तो सारे गांव को खबर हो जाती थी। अरे महेश भाईजान, आज तुम्हारे घर में खीर बन रही है। हमें नहीं बुलाया? भाई, अब तक तो मैं घर पहुंचा भी नहीं हूँ। मुझे कैसे खबर कि घर में क्या बन रहा है? हमें सब खबर है, जया भाभी ने बताया। महेश तमतमाता हुआ घर पहुंचा। पूरे गांव को इत्तला कर दी कि तुमने खीर बनाई है। इसमें क्या गलत है? बनाई है तो बनाई है। अरे बनाओ तो खुद खाओ ना। दुनिया को खबर करने की क्या जरूरत है? तुम्हारी इस आदत से परेशान हूँ मैं। कोई बात खुद तक नहीं रखती, सबका ढिंढोरा पीटती रहती हो। अक्सर महेश जया को डांटता भी था। एक रोज की बात है, महेश जंगल में लकड़ियां काटने गया था। वो एक बहुत तगड़ा दरख्त काट रहा था। तभी उसके पैर में कुछ चुभा। उसने नीचे की मिट्टी खोदी तो उसे एक घड़ा मिला, सोने की मोहरों से भरा हुआ। वाह वाह, मेरे तो नसीब ही खुल गए। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्रिया। अभी इसे घर ले जाता हूँ। नहीं नहीं, महेश को जया की बेवकूफी का ख्याल आया। अगर मैं इस घड़े को अभी घर ले गया तो जया सबको खबर कर देगी कि घर में सोने का घड़ा है और सब कुछ चोरी हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। महेश सोचने लगा कि वो क्या करे। उसे एक तरकीब सूझ गई। महेश ने घड़े को वहीं मिट्टी में दबा दिया
और उसके ऊपर एक पत्ता रख दिया। फिर महेश दरिया के पास गया। दरिया से उसने कई मछलियाँ पकड़ी। इन मछलियों को उसने एक दरख्त पर लटका दिया। फिर एक दरख्त पर उसने बहुत सारी रोटियां लटका दी। पूरा दरख्त उसने रोटियों से भर दिया और फिर वो अपने घर गया। जया, चलो मेरे साथ। कहाँ जाना है? मुझे जंगल में एक घड़ा मिला है जिसमें सोने की मोहरें हैं। घड़ा बहुत ही बड़ा है, तो मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर घड़ा ले आएंगे। हाँ हाँ चलो। सोने की मोहरों का घड़ा, वाह वाह। जया और महेश दोनों जंगल पहुँचे। जंगल पहुँचते ही जया का तवज्जो रोटी वाली दरख्त पर गया। हे राम, रोटियों का दरख्त? हाँ, कल तो इस दरख्त से रोटियों की बारिश हो रही थी। ये कोई मामूली जंगल नहीं है, बल्कि जादुई जंगल है। थोड़ी दूर चलने के बाद जया ने वो दरख्त देखा जिस पे मछलियाँ लटक रही थी। मछलियाँ उगाने वाला दरख्त? हाँ, इसे छोड़ो, आगे चलते हैं। कुछ दूर चलने के बाद महेश उसी जगह पहुंचा जहां वो सोने की मोहरों का घड़ा था। उसने पत्ते हटाए। हे भगवान, आपने बिल्कुल सही फरमाया था। हाँ, लेकिन अब ये बात तुम किसी से जाहिर मत करना। मैं पागल थोड़ी हूँ जो ये किसी से जाहिर करूँ। हाँ, वो तो मुझे मालूम है। क्या मतलब? कुछ नहीं, चलो घर चलते हैं। दोनों घर लौटे। जया, जाकर कुएं से थोड़ा ठंडा पानी ले आओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जया घड़ा लेकर घर से बाहर गई और महेश ने घर में गड्ढा खोदकर वो सोने की मोहरों का घड़ा दबा दिया। यहाँ कुएं पर जया को अपनी पड़ोसन शीला मिली। क्या बात है, आज बेहद खुश हो? अब क्या बताऊं, हमारे तो नसीब ही खुल गए। ऐसा क्या हो गया? हमें जंगल में सोने की मोहरों से भरा घड़ा मिला है। क्या? तुम किसी को बताना मत। हाँ हाँ हाँ, लेकिन औरतों की बातें कभी रुकी है? शीला ने ये बात आग की मानिंद फैला दी। सेठ जी को भी इस बात की खबर हो गई और सेठ जी सारे गांव वालों के साथ महेश के घर के बाहर पहुँचे। अरे ओ महेश, ओ महेश, अरे बाहिर आ। अब क्या हुआ सेठ जी? तुझे इल्म नहीं कि क्या हुआ? तुझे सोने की मोहरों का घड़ा मिला है जो तू सारे गांव वाले से छुपा रहा है। सोने की मोहरों का घड़ा? वो भी मुझे? ये आपसे किसने कह दिया? और कौन कहेगा? तुम्हारी बीवी पूरे गांव वालों से कहती फिर रही है। सेठ जी, मेरी बीवी दिमाग से थोड़ी सी खिसकी हुई है। अगर झूठ लगे तो उसी से पूछिए कि वो कब जंगल गई और क्या क्या हुआ। ठीक है जया, बताओ जंगल में क्या क्या हुआ? हम लोग जंगल पहुँचे। अब मामूली जंगल नहीं, जादुई जंगल। वहाँ एक दरख्त पर रोटियां लटकी थी, करिश्मा था। फिर हम आगे बढ़े तो दूसरी दरख्त पर मछलियाँ लटकी थी और जब हम और आगे बढ़े तो हमें वहाँ पर सोने की मोहरों का घड़ा मिला जो हम घर ले आए। सुना सेठ जी, अगर यकीन नहीं होता तो मेरे घर की तलाशी ले लीजिए। भोला, जा जरा देख घर में कुछ है क्या। सेठ जी के मुलाजिमों ने घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कहीं भी मोहरों का घड़ा बरामद नहीं हुआ। अब तो आपको यकीन हो गया ना? मेरे पास कोई सोना नहीं है सेठ जी। अगर होता तो मैं आपका कर्ज नहीं अदा कर देता। वो तो है। सेठ जी के साथ साथ गांव वाले चले गए। उनके जाने के बाद महेश के चेहरे पर मुस्कान आई। हाँ, अब आराम की जिंदगी जीऊंगा। कम से कम अब कोई जया की बातों पर यकीन तो नहीं करेगा और मेरा सोना महफूज रहेगा। अरे सुनिए, ये सब हकीकत में हुआ था ना, तो लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? जया परेशान थी, लेकिन महेश खुश था। उसका सोना महफूज था। एक गांव में रिंकू, पिंटू, मोनू और चुटकी नाम के 4 दोस्त रहते थे। स्कूल से लौटने के बाद वो एक ऊंची पहाड़ी की जानिब गिल्ली डंडा खेलने चले जाते। खेल शुरू करने से कब्ल वे ढेर सारी गुफ्तगू किया करते थे। मैं अपने दादा के साथ घूमने जाता हूँ तो मैंने दादा को अक्सर लोगों से गुफ्तगू करते सुना है कि बचपन बहुत अच्छा होता है, बचपन में बहुत मजे आते हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ लगता ही नहीं। हम लोग इस वक्त अपना बचपना जी रहे हैं और हमें तो कोई मजा नहीं आ रहा। हम अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकते, खाना भी वही खाना पड़ता है जो घर पर बनता है, ना चाहते हुए भी स्कूल जाना पड़ता है।
और पढ़ाई करनी पड़ती है। तो फिर बचपन मजेदार कैसे हुआ? मेरे अब्बा कहते हैं कि बचपन मजेदार इसलिए होता है कि बचपन में कोई जिम्मेदारी नहीं होती। मेरे अब्बा अपने मुलाजमत से बहुत परेशान रहते हैं। वो जिस शख्स की दुकान पर मुलाजमत करते हैं वो बहुत खड़ूस किस्म का है, पैसे देने में बहुत आनाकानी करता है। बचपन में पैसे नहीं कमाने पड़ते, शायद इसीलिए ही बचपन अच्छा होता है। मुझे तो लगता है कि जवान लोगों की जिंदगी अच्छी होती है, कम से कम उन्हें शादी करने का मौका तो मिलता है। हम लोग तो चाह कर भी शादी नहीं कर सकते। चलो दोस्तों, गुफ्तगू बहुत हो गई, अब गिल्ली डंडा शुरू करते हैं। हाँ चलो। एक रोज की बात है, पतझड़ का मौसम था और बहुत तेज हवा चल रही थी। रिंकू ने गिल्ली को खूब लंबा उड़ाया। हवा से गिल्ली पहाड़ी के पार चली गई। अब क्या करे, गिल्ली तो पहाड़ी वाले जंगल में चली गई। चलो पहाड़ी पार करके उस पार जंगल में चलते हैं। नहीं, हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए। मेरी दादी बताती है कि पहाड़ी पार का जंगल अच्छा नहीं है, वहाँ जाना खतरनाक है। हमारी सारी गिल्लियां खो चुकी हैं और हमारे पास नई गिल्लियां खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। हमें पहाड़ी पार जाना ही होगा। ठीक है, तुम लोग आगे आगे चलना, मैं सबसे पीछे चलूंगा, ताकि अगर कोई शेर या भेड़िया मिल जाए तो तुम लोगों को खा जाए और मैं भाग सकूं, ताकि तुम लोगों के मरने की खबर तुम्हारे खानदान तक पहुंचाने वाला भी तो कोई चाहिए। चारों दोस्त गिल्ली लेने पहाड़ी वाले जंगल में पहुंचे। उन्हें किसी के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। ये कौन रो रहा है? मैंने कब ही कहा था कि यहाँ मत आओ। कहीं कोई भेड़िया तो नहीं रो रहा? आवाज इस सिमत से आ रही है, उधर ही चलो। नहीं दोस्तों, उधर मत जाओ, कहीं हम किसी मुसीबत में ना फंस जाए। तुम निहायती बुज़दिल हो। चलो दोस्तों, वहां जाकर देखते हैं कि कौन रो रहा है। चारों दोस्त उस सिमत बढ़ते हैं जहाँ से रोने की आवाज आ रही थी। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पेड़ रो रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या एक पेड़ भी रो सकता है? जैसा कि रिंकू की दादी ने फरमाया था, यह जंगल मुहब्बम है, यहाँ कुछ भी मुमकिन है। सुनो दरख्त, तुम रो क्यों रहे हो? कई साल गुजर गए, किसी इंसान ने मुझे छुआ नहीं है। एक इंसान ने ही मुझे यहाँ लगाया था। मैं इंसानों से प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझे छुओगे? दोस्तों, हम लोग भी अभी बच्चे हैं। बच्चे हैं तो क्या हुआ, इंसान तो है ही। चलो इस बेचारे पेड़ को छूकर आते हैं, ये तो बस इंसानों का प्यार चाहता है। हमें इस पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, कहीं ये हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहता। इसका रोना इसकी साजिश भी तो हो सकती है। मैं घर वापस जा रहा हूँ। मैं भी जा रहा हूँ। पिंटू और रिंकू खौफजदा होकर भाग गए। मोनू, क्या तुम भी भागना चाहते हो? नहीं, मैं दरख्त के पास जाना भी नहीं चाहता। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं पेड़ के पास जाती हूँ। चुटकी ने जैसे ही पेड़ के पास जाकर पेड़ को छुआ, ये का एक पेड़ से खतरनाक हाथ बाहर निकला और उसने चुटकी को पेड़ के अंदर खींच लिया। मोनू भूत भूत चिल्लाता हुआ वहाँ से फरार हो गया। मोनू ने गांव पहुंचकर सारा वाकया पिंटू और रिंकू को बताया। हमें सबसे कब्ल चुटकी के घर चलना चाहिए और उसकी अम्मी को सारा वाकया बता देना चाहिए। तीनों दोस्त चुटकी की अम्मी के पास पहुँचे। मेरी बेटी गायब हो गई और तुम तीनों हिफाजत से लौट आए। तीनों कान खोलकर सुन लो, कहीं से भी मेरी चुटकी को वापस लेकर आओ, वरना तुम तीनों को उल्टा लटकाकर तुम्हारी पिटाई करूंगी। तीनों दोस्त सोचने लगे कि चुटकी को वापस कैसे लाया जाए। हमें फिर से उस रोने वाले पेड़ के पास जाना पड़ेगा और उससे बात करनी पड़ेगी। लेकिन उस दरख्त पे कोई भूत या चुड़ैल रहती है, वो दरख्त हमें भी खा जाएगा। उससे जाकर बात तो करनी पड़ेगी। आखिर इतनी बड़ी चुटकी यकायक गायब कैसे हो सकती है? तीनों दोस्त एक बार फिर से रोने वाले पेड़ के पास पहुंचे। हमारी दोस्त चुटकी कहाँ है? मुझे नहीं पता, कई साल गुजर गए, किसी इंसान ने मुझे छुआ नहीं है। एक इंसान ने ही मुझे यहाँ लगाया था। मैं इंसानों से प्यार करता हूँ। हमें इसकी बकवास पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए और इसके अंदर दाखिल होकर देखना चाहिए।
रिंकू ने मोनू और पिंटू के कान में कुछ कहा। तीनों दोस्त वापस गए और कुछ देर बाद लौटे। वो अपने साथ कुल्हाड़ियां लेकर आए थे। जल्दी बताओ, हमारी दो छुटकी कहाँ है, वरना हम तुम्हें काट डालेंगे। मुझे नहीं पता, कई साल गुजर गए, किसी इंसान ने मुझे छुआ नहीं है। एक इंसान ने ही मुझे यहाँ लगाया था। मैं इंसानों से प्यार करता हूँ। ये ऐसे नहीं मानेगा। तीनों दोस्त कुल्हाड़ी लेकर जब आगे बढ़े तो पेड़ डर गया। रुको, मुझे मत काटो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी दोस्त कहाँ है। दरअसल एक चुड़ैल ने मेरे ऊपर कब्जा कर रखा है। चुड़ैल रोजाना के इंसान का खून पीती है। चुड़ैल मुझे धमकी दे रही है कि अगर मैं उसे रोजाना की इंसान नहीं दूंगा तो वो मुझे जला देगी। अब तुम ही लोग मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। चुड़ैल सिर्फ तुम्हें खौफजदा कर तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। मेरी दादी ने मुझे बताया था कि चुड़ैल और भूत आग से डरते हैं, वो आग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। चुड़ैल ने मेरे अंदर एक सुरंग बना रखी है, वो उसी में रहती है। तुम्हें तुम्हारी दोस्त दरख्त के अंदर मिल जाएगी। चुड़ैल इस वक्त खून के तालाब में नहाने गई हुई है। तीनों दोस्त पेड़ के अंदर दाखिल हुए और चुटकी को उठाकर बाहर ले आए। चुड़ैल चुटकी का काफी खून पी चुकी थी, इसलिए चुटकी बेहोश हो चुकी थी। हमें फौरन चुटकी को अस्पताल ले जाना होगा। चुटकी को अस्पताल में खून की बोतल चढ़ाई गई तो चुटकी को होश आया। रिंकू और मोनू, चुटकी अब महफूज है। चलो अब उस पेड़ के पास चलते हैं। हमें उस पेड़ को चुड़ैल से छुटकारा दिलाना है। तीनों दोस्त रोने वाले पेड़ के पास पहुंचे और पेड़ के ऊपर छुप गए। जब रात में चुड़ैल वापस आई तो उन्होंने चुड़ैल के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर चुड़ैल के ऊपर जलती हुई माचिस फेंक दी। इस तरह रोने वाला पेड़ हमेशा के लिए चुड़ैल से आजाद हो गया।